हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर भी रहे होंगे। आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग, इट मीन्स पीपल एज रिसोर्स चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में आज हम आपके सामने बात करेंगे। तो संसाधन के रूप में लोग, ये जो चैप्टर है ये जनसंख्या की और अर्थव्यवस्था पर जो दायित्व होता है उसकी परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर 3 चीज़ों पर निवेश किया जाता है: एजुकेशन पर यानी शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर सिखाया जाता है, और चिकित्सा सेवाओं यानी कि हेल्थ पर भी निवेश किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है। निवेश माने उस पर पैसा लगाना। तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो मानव पूंजी होती है वो कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक कहलाती है। तो इस तरीके से ये सारा कार्य चलता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में, इस लेसन के बारे में। संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत जो लोग होते हैं, जो काम में लगे हुए लोग होते हैं, उनका वर्णन करने का एक तरीका होता है। और इसे हम जो है उत्पादक पहलू की अगर दृष्टि से देखें कि क्या उत्पादन हो रहा है, तो उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसके योगदान की क्षमता पर ये बल देता है। अब सकल उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, इसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दूसरे अगर संसाधनों की बात करें तो उनकी तरह जनसंख्या भी एक संसाधन कहलाता है, और इस जनसंख्या में ही आता है मानव। यही मानव एक संसाधन कहलाता है, संसाधन के हाल के रूप में जाना जाता है, संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो हमारी जो विशाल जनसंख्या है उसका एक बहुत ही अच्छा पहलू है, और ज़्यादातर उस चीज़ को अनदेखा कर दिया जाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं ना, तो हमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, इन सब चीज़ों की जो जनसंख्या तक पहुंच है उससे संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो जो मानव संसाधन है उसको और अधिक शिक्षा और अधिक स्वास्थ्य के द्वारा हम और विकसित कर सकते हैं। तब हम जब इसे अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं तो हम इसे मानव पूंजी निर्माण का नाम देते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण, अब ये ह्यूमन रिसोर्स है जैसा कि हमको मालूम है। इस रिसोर्स में मानव की जो पूंजी निर्माण करते हैं तो उसमें भौतिक पूंजी निर्माण की ही तरह हम देश की जो उत्पादक शक्ति है उसमें वृद्धि करना शुरू करते हैं। अगर मानव पूंजी यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जाए तो हम उसमें ह्यूमन पर क्या क्या खर्च करते हैं, किस पर निवेश करते हैं? हम 3 चीज़ों पर ज़्यादा निवेश करते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर हम 3 चीज़ों पर निवेश करते हैं। पहली शिक्षा, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा स्वास्थ्य सेवा। तो जैसे भौतिक पूंजी हमें प्रतिफल प्रदान करती है ना, फ़ायदा प्रदान करती है, बिल्कुल वैसे ही जो मानव पूंजी है उस पर अगर हम निवेश करते हैं तो उस पर भी हमें जो है भौतिक पूंजी के जैसे प्रतिफल ही इसमें भी प्राप्त होते हैं। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित जो लोग होते हैं ना, उनकी उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली जो अधिक आय होती है, और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। तो हम ये जानते हैं
लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी थोड़ी है, या ज़रूरी थोड़ी है, ये आवश्यक थोड़ी है कि एक विशाल जनसंख्या के लिए ये सारा दायित्व बन जाए। मानव पूंजी में निवेश के द्वारा इसे हम एक अच्छी, एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण मानते हैं हम कि सबके लिए शिक्षा और जो स्वास्थ्य होता है ना, और जो टेक्नोलॉजी होती है, आधुनिक टेक्नोलॉजी आज के समय की, उसके प्रयोग से औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदियों पर संसाधन के व्यय खर्च किए जाते हैं, उस पर पैसा भी खर्च किया जाता है। तो ये पैसा जो है ना मानव पर हम खर्च करते हैं। जब हम मानव पर ये पैसा खर्च करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, दो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं, और हम उन कहानियों के द्वारा ये पता करेंगे कि किस तरीके से लोग जो है ना वो अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं, कैसे उन्हें तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक लड़के की कहानी सुनते हैं। वैसे दो बच्चों की ये कहानी है, एक है शकल और दूसरा है विलास। अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो ये दोनों मित्र थे, विलास और शकल, दोनों का एक ही गांव सेमापुर। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम किया करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद भी करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा जो श्याम थे, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। मैट्रिक समझते हैं ना, 10th क्लास की परीक्षा, ये पास कर रखी थी, लेकिन वो घर में बेकार बैठा हुआ था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई नौकरी उसे मिली ही नहीं। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका जो बेटा है ना शकल, खूब पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर भी देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश भी पा लिया था। उसने पढ़ना भी शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली, 12th पास कर ली उसने। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया कि बेटा आप पढ़ो और आगे पढ़ो, पढ़ने से इंसान बनता है। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर का एक व्यावसायिक कोर्स होता है, उसमें अध्ययन के लिए, उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए कर्ज भी लिया। शकल बहुत प्रतिभाशाली लड़का था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने क्या किया, एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। तो इस जो सॉफ्टवेयर था, इस सॉफ्टवेयर से जिस फर्म में वो नौकरी करता था ना, उस फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। तो फर्म का अचानक से एकदम बिक्री जब बढ़ने लगी ना, तो उसका जो बॉस था उसने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पद में उन्नति दे दी। अब उसे पदोन्नति भी मिल गई। पहले छोटी जॉब थी, लेकिन अब उसकी जॉब अच्छी खासी हो गई और वो बढ़िया तरीके से पढ़ने लगा। तो ये जो उच्च आय होती है, इस उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी बहुत सारे अप्रत्यक्ष तरीके हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनसे भी लाभ होता है। क्योंकि जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसी है, जैसे भूमि और जो भूमि होती है और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ होती है।
क्योंकि मानव जो होता है ना, मानव संसाधन, वो भूमि और पूंजी उपयोग कर सकता है। अब मानव ने भूमि पर जो है वो फसल की, फसल पकी, फसल को काटा गया, काटने के बाद उस फसल को साफ किया गया और बाजार में बेचने के लिए लाया गया। तो इस तरीके से भूमि ने पैसा दिया, जो फसल हुई उस फसल से पैसा आया। तो क्या भूमि और जो पूंजी है, जो पैसा है आपकी जेब में रखा है, वो अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते वो। क्या जमीन अपने आप अपने जमीन पर फसल उगाना शुरू कर देती है? क्या हमारी जेब में 20 रुपए पड़े हुए हैं, 4 दिन बाद वो 20 की जगह 60 हो जाएंगे अपने आप? नहीं हो सकते। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं भाई, ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना गया है, और इस तरीके से ये दायित्व सभी लोग निभाते आए हैं। अब हम एक दूसरे लड़के की कहानी सुनते हैं। पहले हमने जिसके बारे में जाना और अब हम जिसके बारे में जानने जा रहे हैं, दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। अब हम पढ़ते हैं विलास की कहानी के बारे में। विलास जो है ना, वो 11 साल का एक लड़का था और वो सकल के गांव में ही रहता था। विलास के जो पिता थे महेश, एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 साल का था ना, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला और पोसा, बड़ा किया बच्चों को। वो जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती थी, निकट की मंडी में जाती थी, वहां जाकर उन मछलियों को उस मंडी में जाकर बेच दिया करती थी। वो मछलियां बेचकर एक दिन में मात्र 150 रुपए ही कमा पाती थी। विलास जो था ना, वो गठिया का रोगी बन गया था। गठिया का रोगी, गांठों का जो दर्द होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट में जो पेन होता है, तो इस टाइप का रोगी बन गया था। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाती। वो स्कूल भी नहीं जा पाया, उसकी पढ़ने में भी रुचि नहीं थी। वो खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता रहता था और अपना जो छोटा भाई था मोहन, उसकी भी देखभाल करता रहता था। इस तरह वह अपने कुछ समय के बाद उसकी जो माँ थी वो भी धीरे धीरे बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया और अपनी मां की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। तो इस तरीके से हमें पता चला, इन दोनों बच्चों के बारे में जब हमने पढ़ा, अध्ययन किया, तो हमें इस अध्ययन से ये पता चलता है कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट था, स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती थी, जबकि विलास जो था वो गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री भी प्राप्त कर रखी थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई थी, जबकि विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ किया करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने के लिए, पोसने के लिए उसकी जो आय थी वो बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया। तो जब गुणवत्ता बढ़ती है ना,
तो गुणवत्ता के साथ साथ कमाई भी बढ़ जाती है, कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो कुल उत्पादकता क्या करती है? देश की जो समृद्धि होती है, देश की जो आय होती है, उसमें भी योगदान देती है। तो इस तरीके से ये हमें पता चलता है कि इसके बदले में व्यक्ति क्या करता है? इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में उसे फायदा मिलता है, प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी मां की भांति मछलियां बेचता था, अपना जीवन चलाता रहा। इसीलिए वो अपनी मां की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अकुशल श्रमिक मीन्स वो श्रमिक जिसे कोई काम नहीं आता। अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो इस ह्यूमन रिसोर्सेज में शिक्षा और जो चिकित्सा सेवा होती है, यानी जो हेल्थ और जो एजुकेशन होती है, उसके द्वारा हम अगर निवेश करते हैं उस संसाधन में, मानव संसाधन में, तो उसके निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल, उच्च फायदा प्राप्त होता है। और लोगों में ये जो निवेश होता है, ये भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह होता है। अब आप ही की बात कर लेते हैं। हमें मालूम है कि जो बच्चे होते हैं उन पर उनके माता पिता पैसा खर्च करते हैं। आप सभी के जो पेरेंट्स हैं वो आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको एक अच्छा जीवन देने के लिए। ऐसा अच्छा जीवन जो वो चाहते हैं कि हमसे भी अच्छा बने वो। तो आप पर वो पैसा खर्च करते हैं, आपकी शिक्षा पर पैसा खर्च करते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हैं। वो भविष्य में उच्च आय और समाज को एक अच्छा योगदान देने के रूप में हमेशा अधिक प्रतिफल दे सकता है वो व्यक्ति। तो ये देखा जाता है कि जो शिक्षित माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं, अधिक पैसा खर्च करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। उन्हें मालूम है अच्छा खाना खाएंगे तो हम अच्छे रहेंगे, स्वच्छता हमारे आसपास होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार वो अपने बच्चों की जो स्कूली शिक्षा होती है और अच्छे स्वास्थ्य होते हैं ना, उसकी आवश्यकताओं पर भी हमेशा ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र सा बन जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, जो समाज में सुविधा वंचित स्थिति में होते हैं, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते। एक दुष्चक्र उनके आसपास वो जो है सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रख देते हैं। अगर हम जापान जैसे देश की बात करें तो हमें मालूम है कि वहाँ पर मानव संसाधन पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वो बहुत ही एक विकसित धनी देश है। अपने देश के लिए हमेशा प्राकृतिक जो आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है उसका वो आयात करते हैं, मंगाते हैं बाहर से। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो विकसित की है, उसी पे ये देश आज बहुत बड़ा धनी देश बन चुका है। और इस तरीके से इन चीज़ों पर पैसा खर्च करके उन्होंने दिखा दिया है
कि इनके द्वारा कैसे एक देश को बड़ा किया जा सकता है। अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो जापान एक ऐसा देश है जो अपने लोगों पर पैसा बहुत खर्च करता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छी मॉरलिटी सिखाई जाती हैं, जिससे कि वो आने वाले जीवन में और अच्छा कार्य कर सकते हैं। वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या करना है। स्कूल में जाते समय स्कूल में सफाई का ध्यान रखना, क्लास को साफ करना, टॉयलेट को क्लीन करना, ये सारे कार्य वहाँ बच्चों के द्वारा ही किए जाते हैं। वहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी स्कूलों में या किसी भी ऑफिस में नहीं होता। लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की सहायता करते हैं और दूसरों की सहायता करते हुए वो अपना जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो जापान एक ऐसा देश है जिसने अपने लोगों पर पैसा खर्च किया है। लोगों को मालूम है कि हमें क्या कार्य करना है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है। कोई व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसे कैसे सड़क पार करवानी है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात का ध्यान रखते हैं। गंदगी तो वो बिल्कुल भी होने ही नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसे ये कार्य हैं जिनके द्वारा जापान ने अपने आप को इस पूरे संसार में अपने आप को अलग से स्थापित करके दिखा दिया है। तो आज चैप्टर में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में है। इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं मेन और वुमेन्स की, वुमेन की, उनके बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने आज बताया है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। लगातार वीडियो देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक्स भी देते रहें। आपकी इन चीज़ों से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे भी इसी तरह आपके लिए कार्य करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।